डिप्रेशन के पेशेंट्स को अक्सर कहा जाता है कि आपको अपने बीमारी को मतलब डिप्रेसिव डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए अपने एक्टिविटी लेवल्स को बढ़ाना पड़ेगा और थोड़ा बहुत ही सही पर आपको एक्टिविटीज़ में इंगेज होना होगा। ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे कि पेशेंट को थोड़ा प्लेजर मिले मतलब थोड़ा इंटरेस्ट आए, थोड़ा मज़ा आए करने में और जिन टास्क को पेशेंट पूरा करे क्योंकि टास्क को पूरा करने से पेशेंट को अचीवमेंट की फीलिंग आएगी और उस अचीवमेंट की फीलिंग से पेशेंट में रिकवरी होगी। डिप्रेशन का पेशेंट मोटिवेशन से, इंटरेस्ट से और एनर्जी लेवल से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है। छोटे-बड़े काम भी करने में बहुत मुश्किल होती है, खुद को समझा नहीं पाते, छोटे-मोटे काम के लिए भी खुद को पुश नहीं दे पाते, मतलब एक धक्का नहीं देते, अपने को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट से भर तो लेते हैं अपने मन को, पर जब ज़रूरत पड़ती है तो अपने को मोटिवेट करने में उनको काफ़ी मुश्किल आती है और अक्सर वो छोटे-बड़े काम छोड़ देते हैं, जिसका बाद में उनके मन में बहुत गिल्ट आता है। उनको अगर थोड़ा बहुत इनिशिएटिव लेने में हेल्प कर भी दी जाए, तो भी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं उन एक्टिविटीज़ में। इसीलिए ज़रूरी होती है कि पेशेंट किसी तरह से अपने को एक्टिविटीज़ में एंगेज करे। इनफैक्ट एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है डिप्रेशन से रिकवरी लेने में। मन में पॉजिटिव थॉट्स लाना बहुत आसान है, पर असली डिप्रेशन की जो रिकवरी है, वो सिर्फ तभी होती है जब एक्टिविटीज़ में खुद को थोड़ा और ज़्यादा एक्टिव बनाया जाए, इन्वॉल्व किया जाए। पर क्योंकि पेशेंट्स अक्सर छोटी-बड़ी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो पाते, स्ट्रगल करते हैं, इसलिए ज़रूरी होता है समझना कि क्या वो चीज़ें हैं, क्या वजहें हैं जिस वजह से पेशेंट मोटिवेट नहीं हो पा रहा। तो डॉक्टर्स जब पेशेंट्स के साथ काम करते हैं, थेरेपिस्ट जब पेशेंट्स की थेरेपी करते हैं, तो वो पाते हैं कि अलग-अलग पेशेंट्स के साथ अलग-अलग रीज़न्स हैं, अलग-अलग वजह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस वजह से वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो पाते। इस वीडियो में आपको 13 ऐसे पॉइंट्स बताऊँगा, 13 ऐसे बिंदु जिनको ध्यान में रखकर पेशेंट्स मतलब आप या आपके कोई फैमिली मेंबर अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान कर सकते हैं। क्योंकि सही तरह की एक्टिविटीज़ का चुनाव करना और फिर उन एक्टिविटीज़ पर लगे रहना, उनको पूरा करना और फिर उनसे अच्छे मन मुताबिक रिजल्ट लेना, ये किसी भी पेशेंट के लिए ज़रूरी होगा। और ऐसा करने के लिए शुरुआत से ही आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किस टाइप की एक्टिविटी कब और क्यों और कैसे चुनी जाए। इसी बारे में कुछ 13 सिंपल से पॉइंट्स आपको बताऊंगा और समझाऊंगा कि कैसे आपको अपनी एक्टिविटीज़ का चुनाव करना है। तो यहां सबसे पहला फैक्टर है जिसको ध्यान में रखना ज़रूरी है और वो है आपके एनर्जी और मोटिवेशन के लेवल। डिप्रेशन में पेशेंट के अंदर एनर्जी लेवल्स काफ़ी गिर जाते हैं, पेशेंट हमेशा थका हुआ रहता है, छोटे-मोटे काम करने में भी उसको बहुत थकान, बहुत एग्ज़ॉशन महसूस होती है और ऐसे में पेशेंट पाता है कि या तो वो इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा या वो अपने को बहुत अच्छे से मोटिवेट नहीं कर पा रहा। इस वजह से वो एक्टिविटीज़ या तो शुरू नहीं करता या उन्हें पूरा नहीं कर पाता। इसीलिए किसी भी तरह की एक्टिविटी को प्लान करते दौरान ज़रूरी है कि आप अपने एनर्जी और मोटिवेशन लेवल्स के जो फ्लक्चुएशंस हैं, उनको ध्यान में रखें और उनके हिसाब से ही कोई एक्टिविटी प्लान करें। क्योंकि दिन भर के अलग-अलग समय पेशेंट के एनर्जी और मोटिवेशन लेवल्स वैरी कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो जिस समय जैसा एनर्जी लेवल होगा, जैसा मोटिवेशन लेवल होगा, वैसी ही एक्टिविटी उस समय करनी ज़रूरी है। तो जब आपकी एनर्जी लेवल बहुत लो है, बहुत सुस्त महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको बहुत ही लो एफर्ट वाली एक्टिविटीज़ करनी है। मतलब जैसे थोड़ा बहुत संगीत सुन लिया, कुछ ऐसे भजन या कुछ ऐसे स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेज, प्रवचन सुन लिए या कोई छोटा-सा कोई इंटरेस्ट का वीडियो देख लिया, जो थोड़ी देर के लिए ही आपको इन्वॉल्व करके रखे या कुछ हल्का-सा कोई चीज़ पढ़ ली, कोई न्यूज़ का आर्टिकल पढ़ लिया या कोई इंटरेस्ट का कुछ चीज़ है जो आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि कोई पोएट्री की किताब या कुछ और दूसरी नॉवल, उसका कोई 1, 2, 4 पन्ने पढ़ लिए। तो जब एनर्जी लेवल लो है तो लो एफर्ट वाली एक्टिविटीज की जाएं। फिर पूरे दिन में जब आपके एनर्जी लेवल्स काफी हाई हो, जब आपको लगे कि आप बड़े चुस्त, बड़े ही एनर्जेटिक फील कर रहे हो, तब उस समय आपको कुछ ज्यादा एनर्जी और ज्यादा एफर्ट वाली एक्टिविटीज करनी है। जैसे आप बाहर वॉक पे जा सकते हैं, घर का कोई छोटा मोटा काम कर सकते हैं, जैसे कि कोई कुकिंग या कोई सफाई का काम, या थोड़ा बहुत मार्केट चला जाना या किसी से मिल लेना, सोशलाइज कर लेना। कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिसमें आपको थोड़ा फिजिकल वर्क करना पड़े, घर से बाहर जाना पड़े, ये आप तब करें जब आपके एनर्जी लेवल्स हाई हों। और यहां ध्यान रखना जरूरी है कि जो भी एक्टिविटीज आप प्लान करते हैं उसके बीच आपके पास अच्छा खासा समय होना चाहिए रेस्ट करने का। ये नहीं कि कई घंटों तक आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना है। क्योंकि बहुत से पेशेंट ये गलती करते हैं कि वो अपने को बहुत ज्यादा बिजी करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में और ज्यादा थकान होती है, एनर्जी लेवल गिरते हैं और तब आप छोटी सी एक्टिविटी भी करने में सक्षम नहीं हो पाते। नेक्स्ट यहां पर फैक्टर आता है कि आपको अपनी डेली रूटीन को स्ट्रक्चर करना है और एक अच्छा खासा सिंपल सा शेड्यूल फॉलो करना है। डिप्रेशन की वजह से जो लक्षण एक पेशेंट एक्सपीरियंस करता है, उसमें वो दिन भर में अपनी रूटीन फॉलो नहीं कर पाता, नींद से स्ट्रगल होने की वजह से पेशेंट का सोने और जागने का समय बदल जाता है, या पेशेंट अगर कोई काम करने लगा है तो उसको बहुत स्लो करता है या देरी से शुरू करता है। इस वजह से पूरे दिन का जो स्ट्रक्चर शेड्यूल है वो बिगड़ जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ पर ध्यान ना देकर अगर थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ को भी प्लान कर लिया जाए, शेड्यूल कर लिया जाए, तो वो पेशेंट को रिकवरी में मदद देगा।
क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन फॉलो करने से एक प्रिडिक्टेबिलिटी आती है, पता रहता है कि मुझे कब क्या करना है और क्या करके मुझे अच्छा लगता है, तो पेशेंट उसके लिए मोटिवेशन पहले से ही बना के रखता है। साथ ही उससे एक स्टेबिलिटी आती है क्योंकि ये छोटे-बड़े जो काम हैं, ये पेशेंट रोज़ कर सकता है। हमेशा कोई नई चीज़ नहीं करनी, अचानक से कोई चीज़ पिकअप नहीं करनी, इसलिए एक स्टेबिलिटी अचीव करना आसान होगा अगर एक स्ट्रक्चर शेड्यूल बन के चलेगा। अब इसको कैसे किया जा सकता है? आप एक बड़ा सिंपल सा और छोटा सा शेड्यूल बनाएं जिसके अंदर आपकी बेसिक एक्टिविटीज को इंक्लूड करना जरूरी है। जैसे कि खाना पीना किस समय लेना है, सोना कब है, थोड़ा बहुत कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं तो उसका एक फिक्स टाइम रख लें। थोड़ा टीवी देखने का या कोई आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने का कोई टाइम है तो उसको फिक्स कर लें, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप फिक्स टाइम पर कर सकते हैं आसानी से। और ये सब बेसिक नीड्स के टास्क हैं, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा अपने मन को समझाने या मनाने की जरूरत नहीं है। साथ ही कुछ इसके बीच में फन एक्टिविटीज भी शेड्यूल करें जिसमें कि आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए, एंटरटेनमेंट हो, जिसमें आप फिजिकली या मेंटली थोड़ा एंजॉय कर पाएं, क्योंकि जरूरी नहीं कि सारी जो बेसिक नीड्स की एक्टिविटीज हैं उसमें आपको मजा ही आए। कोई भी शेड्यूल बनाकर उसको एक ही दिन में आप पूरा कर लेंगे, अचीव कर लेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। या अपने शेड्यूल में बहुत सारी एक्टिविटीज इंक्लूड करनी है, ऐसा भी नहीं है। आपको अपने शेड्यूल को धीरे धीरे बढ़ाना है, तो शुरुआत में आप 1, 2 या 3 एक्टिविटीज से ही शुरू करें और फिर धीरे धीरे इसके अंदर नई एक्टिविटीज को इंक्लूड करते जाएं। शुरुआत में आप अपनी जो बेसिक नीड्स की जो एक्टिविटीज हैं उन पर टारगेट करें, फिर धीरे धीरे आप सोशलाइजेशन, आउटिंग करना या कुछ और दूसरी मेंटल एक्टिविटी या मेंटल एफर्ट वाली एक्टिविटीज हैं उनको इंक्लूड करना शुरू करें, ताकि धीरे धीरे आप एक्टिविटीज से आने वाले स्ट्रेस को हैंडल कर पाएं और आप अपने डिप्रेशन के सिम्टम से बहुत ज्यादा स्ट्रगल ना करते हुए अपने डेली टास्क को पूरा कर पाएं। जो भी एक्टिविटीज आप शेड्यूल कर रहे हैं उनके कुछ टाइम ब्लॉक्स क्रिएट करें, मतलब कोई एक्टिविटी जिसके लिए बस आप आधा घंटा ही डिवोट करें। ये नहीं कि आपने शुरू करी और वो शायद 2 या 3 घंटे में जाके पूरी होगी, या आप बस कैजुअली किए ही जा रहे हैं इस एक्टिविटी को। जैसे मान लीजिए आप अगर टीवी देखते हैं तो ये नहीं कि आपने 3 बजे टीवी ऑन किया और 6-7 बजे तक टीवी देखते रहे। कोशिश करें कि 3 से 4 बजे तक कोई भी 2 शोज या 2 कोई इंपॉर्टेंट वीडियोज आप देखें और उसके बाद टीवी बंद कर दें। सोशल मीडिया भी अगर चलाते हैं तो उसको 10 या 15 मिनट के लिए ही चलाएं, उसके बाद सोशल मीडिया को बंद कर दें। तो आपको कोई भी चीज इनडेफिनेट तरह से नहीं करनी, ये नहीं कि बस शुरू करिए और पूरा दिन उसी को ही करते रहे। इससे आपकी एक्टिविटीज मैनेजेबल भी होती हैं और आप इनको पूरा भी कर पाते हो। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक्टिविटीज प्लान करते समय आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस, आपके इंटरेस्ट और प्रायोरिटीज। लोग अक्सर वो एक्टिविटीज ज्यादा अच्छे से मोटिवेशन के साथ परफॉर्म कर पाते हैं जिसमें उनका कुछ पर्सनल इंटरेस्ट हो। ये नहीं कि किसी और ने सजेस्ट कर दिया और आपने अपने ऊपर प्रेशर ले लिया कि अब तो ये मुझे करना ही पड़ेगा। इस तरह से पेशेंट कोई खास एक्टिविटीज कर नहीं पाते। इसीलिए जरूरी होगा कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ही एक्टिविटीज प्लान करें। इससे आप उनमें इंगेज भी हो पाएंगे और उनसे कुछ मजा भी ले पाएंगे, प्लेजर आएगा, उन एक्टिविटीज को पूरा भी कर पाएंगे। इसका सबसे अच्छा तरीका होता है प्लान करने का कि आप उन एक्टिविटीज को ही करने में ज्यादा टाइम दें जिसको कि आप बहुत पहले करते आए थे या डिप्रेशन से पहले करते थे जिन्हें। मतलब हो सकता है कि किसी जमाने में आपको ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट्स में इंटरेस्ट हो, या आप डांस करते हो थोड़ा बहुत, या आप कोई म्यूजिक प्ले करते हो या म्यूजिक सुनने की आदत हो, या जैसे कोई गेम खेलना, वीडियो गेम्स हो सकती हैं। हो सकता है कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते रहे हो, पूजा पाठ करना या कोई भक्ति गीत सुनना या कोई रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ना। या हो सकता है कि आपको कुकिंग करना बहुत पसंद है या गार्डनिंग करना पसंद है या अपने पेट एनिमल के साथ खेलना, उसको घुमाना, ये आपको पसंद है। तो इस तरह की एक्टिविटीज अगर आप करोगे तो आपका ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि ये आप डिप्रेशन से पहले भी करते आए थे। तो आपको कुछ नया करने का चैलेंज नहीं लेना, आपको वही करना है जो आप हमेशा से करते रहे थे, क्योंकि वही आपके इंटरेस्ट की एक्टिविटीज थी। अब ये बात तो ठीक है कि आप पुरानी एक्टिविटीज कर रहे हैं, पर साथ ही डेली रूटीन को थोड़ा और एंजॉयबल बनाने के लिए, थोड़ा और उसमें इंटरेस्ट और फन ऐड करने के लिए कुछ नई एक्टिविटीज भी आप चुन सकते हैं। जरूरी नहीं कि बस पुरानी चीजें ही करनी है। तो आप दिन में जो भी अपना शेड्यूल बनाते हैं उसमें थोड़ा सा समय पुरानी एक्टिविटी के लिए और थोड़ा सा समय किसी नई एक्टिविटी के लिए डिवोट कर लें। इससे आपको क्यूरियोसिटी भी आएगी, इंटरेस्ट भी आएगा, कुछ नया एक्सप्लोर करने की इच्छा जगेगी और उससे मिलने वाले फायदे भी आप उठा पाएंगे। ध्यान रखना है कि आपको इन एक्टिविटीज को सही तरह से अपनी रूटीन में बैलेंस में लाना है। ये नहीं कि एक ही तरह की एक्टिविटी में पूरा दिन निकाल दें। जैसे हो सकता है कि कोई लड़का है जिसको पहले वीडियो गेम खेलनी पसंद थी, तो थोड़ा देर के लिए वो वीडियो गेम खेलेगा। उसके बाद उसको हो सकता है कि कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का शौक है, तो वो जो प्ले करता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि गिटार या पियानो, तो उसके लिए थोड़ा अलग से समय निकाले। ये नहीं कि पूरे दिन में बस पियानो सीखने का ही अपने को चैलेंज दे दे, क्योंकि उससे बोरियत आएगी, स्ट्रेस आएगा और फिर उसको ज्यादा दिन तक वो पेशेंट कर भी नहीं पाएगा। फिर इसमें एक और फैक्टर आता है कि पेशेंट्स को अपने एज को ध्यान में रखकर एक्टिविटीज का चुनाव करना है। एज स्पेसिफिक एक्टिविटीज सेलेक्ट करें। अब एक युवा है 18-19 साल का, उसको हमने कह दिया कि भाई आपको ना स्पिरिचुअल और रिलीजियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि रिसर्च ऐसा बताती है कि जो लोग स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाती है। अब वो युवा हो सकता है इंटरेस्टेड ही ना हो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में, तो ऐसे में एज अप्रोप्रिएट चीजें बताना ज्यादा हेल्पफुल है। बुजुर्ग लोग, बड़ी उम्र के लोग ज्यादा अच्छे से स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो पाते हैं।
तो हर उम्र की अपनी कुछ इमोशनल, प्रैक्टिकल, सोशल और कुछ पर्सनल ज़रूरतें होती हैं और उसी हिसाब से वो कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। जो ज़रूरतें एक 20-25 साल के युवा की हैं, जिन चीज़ों को सीखने और करने में एक 20-25 साल का युवा ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, उन एक्टिविटीज़ में एक 50, 60 या 70 साल का वयस्क व्यक्ति इन्वॉल्व होने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा। इसलिए एज के हिसाब से एक्टिविटीज़ प्लान करें। जैसे कि जो बच्चे हैं 5 से 12 साल के, जिनमें अगर डिप्रेशन के सिम्पटम्स आते हैं, उनको थोड़ी-सी आर्ट और गेम टाइप की छोटी ड्यूरेशन की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाए, खासकर कि वहाँ पर पेरेंट्स का सपोर्ट ज़रूरी होगा। फिर टीनेजर्स हैं 13 साल से 19 साल की उम्र के, उनके लिए एक्टिविटीज़ का चुनाव इस तरह से करना होगा जहाँ वो खुद डिसाइड करें कि उनको क्या करना है। जैसे जर्नलिंग कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं या कुछ आर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं या कुछ हल्की-सी वीडियो गेम या कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। और ये एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी होंगी जिससे उनका स्कूल का और अपनी पर्सनल ज़रूरतों का भी काम पूरा हो पाएगा। तो फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, सोशल मीडिया पे टाइम देना, ये उनके लिए ज़रूरी हो सकता है। फिर कुछ यंग एडल्ट्स हैं, मतलब 19-20 से 30 साल की उम्र के जो युवा हैं, उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, योगा, मेडिटेशन या जिमिंग में इन्वॉल्व किया जा सकता है। या कुछ छोटी-सी सोशलाइज़ेशन एक्टिविटी जिसमें वो अपने फ्रेंड के साथ कहीं बाहर किसी कैफ़े में जाकर थोड़ा कॉफ़ी-शॉफ़ी पी लें, कुछ खा पी लें, थोड़ा-सा कहीं पार्क में जाकर बैठ जाएँ, कोई किताब पढ़ लें, कोई पॉडकास्ट सुन लें। कुछ ऐसी सिंपल एक्टिविटीज़ जिसमें बहुत एफ़र्ट भी ना लगे और जिसमें मज़ा भी आ जाए, ऐसा कुछ किया जाना चाहिए। और ये सारे टास्क काफ़ी फ्लेक्सिबल होके करने ज़रूरी हैं। ये नहीं कि बस एक चीज़ कर रहे हैं तो रोज़ वही करें। कुछ अलग-अलग ट्रायल एंड एरर करते जाएँ जिससे कि थोड़ा इंटरेस्ट भी बना रहे और उसे करने में मोटिवेशन भी आए। फिर एडल्ट्स के लिए जो कि 30-31 से लेकर 50-55 की उम्र के हैं, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर लोग कोई अपना बिज़ी शेड्यूल फ़ॉलो करते होंगे, किसी कामकाज में, किसी बिज़नेस, जॉब या घर के कामों में काफ़ी व्यस्त रहते होंगे, उनको दूसरी ज़िम्मेदारियाँ भी निभानी हैं। व्यस्त ना भी हो पर कुछ दूसरी ज़िम्मेदारियों में उनका ध्यान ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहेगा, इसलिए इनके लिए कुछ क्विक और कुछ छोटी एक्टिविटीज़ करनी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। जैसे 15 मिनट का माइंडफुलनेस मेडिटेशन या 15 मिनट के लिए थोड़ा-सा कुछ वॉक कर लेना, घर के अंदर ही चल लेना, कोई फिज़िकल एक्सरसाइज़ कर लेना। और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्वड हों, हो सकता है इनमें से कई लोग मैरिड होंगे, उनके बच्चे होंगे, तो बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए। थोड़ी देर के लिए बच्चे के साथ उसका होमवर्क करा दिया जाए, उसकी स्कूल की एक्टिविटीज़ का रिव्यू ले लिया जाए, बच्चे के साथ सिंपल सी कुछ प्ले एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाया जाए। तो फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना इन लोगों के लिए ज़्यादा आसान हो सकता है। फिर आते हैं बड़ी उम्र के लोग जो कि 55-60 या उससे भी बड़ी उम्र के हैं। इनको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना होगा जिसका कुछ बहुत ज़्यादा सोशल इम्पैक्ट शायद ना हो। ऐसा नहीं है कि इनको बहुत ज़्यादा कुछ सोशल नेटवर्किंग करनी है, बहुत भीड़ में लोगों से मिलना-जुलना है या कुछ बड़ी सारी ज़िम्मेदारियाँ निभानी है। इनको कुछ सिंपल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जा सकता है जो कि इनके इंटरेस्ट से भी मैच करे और इनको करने में अच्छा भी लगे। जिसमें सबसे सही हो सकता है स्पिरिचुअल या रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, या अपनी ही उम्र के कुछ लोगों के साथ किसी गैदरिंग का पार्ट बनना, किसी के घर जाना, कहीं पार्क में किसी के साथ समय बिताना, कुछ करंट अफेयर्स जो आसपास की दुनिया के जो इश्यूज हैं उनके बारे में चर्चा करना, सोशल मीडिया पे अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ कुछ देर के लिए बात करना, वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल करना, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया चला लेना, सोशल मीडिया पे किसी तरह के कंटेंट के साथ इंगेज हो जाना जिसके साथ ये थोड़ा रेगुलरली इंगेज हो सकते हैं, और साथ ही योगा मेडिटेशन में भी इन्वॉल्व होना। ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी भी नहीं लगेगी, बहुत ज्यादा मेंटल एफर्ट भी नहीं लगेगा और थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट के साथ भी काफी इंपॉर्टेंट और काफी रिस्पेक्ट महसूस होगा। तो इस तरह से अलग अलग एज के लोगों के हिसाब से एक्टिविटीज को प्लान किया जाना जरूरी होता है। अब नेक्स्ट फैक्टर की बात करेंगे कि सोशल इंटरेक्शन कितना हो और कितना एक व्यक्ति अकेलेपन में समय बिताए। डिप्रेशन में पेशेंट को दूसरे लोगों के साथ बात करना, समय बिताना बहुत ज्यादा पसंद नहीं होता। पेशेंट दूसरे लोगों की कंपनी को अवॉइड करता है। तो सोशल इंटरेक्शन से दूर रहना, सॉलिट्यूड में, अकेलेपन में रहना, ये पेशेंट को पसंद आने लगता है, जिसे आम भाषा में कहते हैं कि पेशेंट अपना एक कंफर्ट जोन बना लेता है। पर इसी के उलट अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा सोशलाइज करने को मिलेगा, बहुत ज्यादा उसे किसी ग्रुप में इन्वॉल्व होने के लिए मजबूर किया जाएगा, तो वो भी पेशेंट के लिए काफी डिफिकल्ट होता है। तो ना तो पेशेंट बहुत अकेलेपन में रहे, ना वो बहुत ज्यादा सोशलाइज करे। इसके बीच का कहीं रास्ता अपनाना जरूरी है और बहुत ही लाइट तरीके से, हल्के ढंग से ही अपने को सोशलाइज करना या अकेलेपन में ले जाना जरूरी होता है। तो पेशेंट के लिए जरूरी होगा कि वो एक बैलेंस क्रिएट करे जिसमें वो थोड़ी हल्की सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भी जरूर हो, जैसे कि किसी योगा क्लास को ज्वाइन कर लेना, कोई भी ऐसी ग्रुप क्लास में चले जाना, किसी एक या दो मित्रों से या किसी फैमिली मेंबर्स के साथ ही किसी तरह का आउटिंग करना, मतलब बाहर कहीं रेस्टोरेंट में या किसी कॉफी शॉप में मिलना, थोड़ा बहुत उनके साथ समय बिताना, या किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना जिनमें वो एक या दो लोगों से ही मिले। और इसी के साथ जब पेशेंट अकेलेपन में समय बिताता है तो वहां भी कुछ एक्टिविटीज कर सकता है, जैसे कुछ पजल खेलना, किसी तरह का कोई म्यूजिक सुनना, कोई ड्राइंग या आर्ट के कुछ एक्टिविटी करना, जर्नलिंग करना, कुछ अपने बारे में लिखना या कोई बुक रीड करना। तो इस तरह से पेशेंट को दोनों तरह की एक्टिविटीज में इंगेज होना है और किसी एक्सट्रीम पर जाने से खुद को बचाना है।
सोशल एक्टिविटीज को प्लान भी किया जा सकता है, मतलब हफ्ते में 2 या 3 दिन किसी व्यक्ति से मिला जाए। ये नहीं कि रोज-रोज मिलने-जुलने की एक मजबूरी सी बना ली जाए। अपने को ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा कमिट कर दिया जाए कि मैं अपने किसी फ्रेंड से या किसी ग्रुप में डेली जाऊँगा, डेली मिलूँगा। इतना ज़्यादा सोशलाइज़ करने से पेशेंट के ऊपर प्रेशर आएगा और वो फिर इन सिचुएशंस को अवॉइड करने लगेगा। और ज़रूरी होगा कि पेशेंट जिन लोगों से इंटरैक्ट करता है, उन पर वो भरोसा करे। जिनसे बहुत ज़्यादा सोशल चैलेंजेस ना आएँ, जो बहुत ज़्यादा उसकी आलोचना ना करें, जो बहुत ज़्यादा उससे एक्सपेक्ट ना करें, जिनके साथ पेशेंट को थोड़ा सिक्योर, थोड़ा सेफ फील होता हो, ताकि उन लोगों के साथ समय बिताकर पेशेंट को अच्छा लगे। और साथ ही किसी तरह की इसके अंदर स्ट्रिक्टनेस नहीं अपनानी। कभी अगर लगे कि कुछ दिन के लिए बस अकेले में ही समय बिताना है और अकेली एक्टिविटीज़ करनी है, तो भी ठीक है। कभी-कभी लगे कि थोड़ा ज़्यादा सोशलाइज़ कर लिया जाए, तो भी ठीक है। तो इसमें थोड़ा फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि पेशेंट को अपनी फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी का ध्यान रखना पड़ेगा अपनी एक्टिविटीज को चूज करते दौरान। डिप्रेशन की वजह से पेशेंट के फिजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर और कॉग्निटिव मतलब मेंटल लेवल पर उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। इसलिए जब एक्टिविटीज का चुनाव हो तो वो इसी हिसाब से हो जहां पर पेशेंट को बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस का बोझ सहना ना पड़े, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी ना करनी पड़े, ताकि पेशेंट अपने डिप्रेशन के हिसाब से अपने को धीरे धीरे इंप्रूव करा सके। पेशेंट का अभी का जितना लेवल है, पेशेंट को उसी के हिसाब से इंप्रूवमेंट लानी है। जरूरत से ज्यादा काम करने की कोशिश की जाएगी या डिप्रेशन से पहले पेशेंट जितना काम करता था उतना ज्यादा काम करेगा, तो पेशेंट का डिप्रेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि पेशेंट बहुत जल्दी थक जाएगा और वो जो काम चुन रहा है उनको कर भी नहीं पाएगा। तो जैसे कुछ बड़ी उम्र के लोग हैं, 50, 60, 70 के आसपास की उम्र के लोग हैं, उनको कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी जहां वो बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क ना हो, जहां वो ज्यादातर काम थोड़ा बैठकर ही करें। अगर कुछ लोगों से मिलने जा रहे हैं तो वहां बैठने की सुविधा हो, ये नहीं कि वहां बहुत ज्यादा चलने फिरने वाले, जिम्मेदारी निभाने वाले, भागदौड़ करने वाले काम हो। या जिन लोगों को कुछ दूसरी फिजिकल बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज या हार्ट की कोई कंडीशन है या जोड़ों की हड्डियों की कोई प्रॉब्लम है, उन लोगों को भी थोड़ा ही फिजिकल काम करना होगा, बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं होना। तो वहीं उसके उलट ऐसे लोग थोड़े मेंटल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि कुछ रीडिंग करना या कुछ टीवी पर मनपसंद चीजें देखना, किसी से बात करना, किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक पर अपने विचार शेयर करना। कभी कभी ये भी किया जा सकता है। साथ ही अगर बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाया जाए किसी काम में, ज्यादा देर तक ध्यान ना लगा पाए, तो थोड़ा थोड़ा बीच में ब्रेक लेते रहें। और जब ब्रेक ले रहे हैं तो उस टाइम पर कोई फिलर एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक कलरिंग बुक रख ली, और वो कलरिंग बुक जो कि एडल्ट्स के लिए होती हैं, उनमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स से डिज़ाइंस और पिक्चर्स में कलरिंग की जाती है। तो थोड़ी देर के लिए जो आप गैप ले रहे हैं, उसमें सोशल मीडिया चलाने की बजाय उस कलरिंग बुक में थोड़े से कलर्स फिल कर सकते हैं। कुछ उसका एक सेक्शन है जो कि आप फिल कर सकते हैं। या कोई आपने म्यूजिक की प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको कई सारे म्यूजिक सुनने हैं, पसंद है उनको सुनना, तो वो थोड़ी देर के लिए आप म्यूजिक सुन सकते हैं। कुछ ऐसी हल्की एक्टिविटी बीच बीच में करते रहें, ताकि आप रिलैक्स हो पाएं, दिमाग पर पड़ा बोझ भी कम हो जाए और फिर दोबारा से मोटिवेटेड होकर आप उस काम को बाद में जारी रख पाएं। फिर एक और फैक्टर आता है टाइम ऑफ द डे। दिन के किसी समय पेशेंट ज्यादा एक्टिव होगा तो किसी समय वो कम एक्टिव होगा। पेशेंट का जो स्लीप पैटर्न होता है, जिसे सर्काडियन रिदम कहते हैं, वो भी पेशेंट की काफी डिस्टर्ब हो जाती है डिप्रेशन के दौरान। तो उस वजह से पेशेंट जब सुबह सुबह सोकर उठते हैं तो वो बड़ा सुस्त महसूस करते हैं, लगता है कि नींद पूरी मिली ही नहीं। कई पेशेंट्स को जब रात को नींद भी ठीक से नहीं आती तो ऐसे में सुबह के समय उठना उनके लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में पेशेंट को सुबह का समय थोड़ा लाइट एक्टिविटीज ही करनी चाहिए, जैसे हल्का फुल्का बस थोड़ा अखबार पढ़ लिया, थोड़ा सा कुछ भजन सुन लिया, या अपने दिन की शुरुआत धीरे धीरे की जाए। वॉक कर रहे हैं तो हल्के से करें, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता ही खाएं बस। नींद टूटने के एकदम से बाद अपने काम पर ना चले जाएं, नहीं तो ऐसे में बहुत ही ज्यादा फिजिकल डिमांडिंग हो जाएगा काम और आपका मन ही नहीं करेगा और हो सकता है कि आप छुट्टियां करें बहुत। तो पेशेंट को अपने दिन के कुछ ऐसे बेस्ट टाइम्स को आइडेंटिफाई करना होगा जिसमें वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। जैसे मान लीजिए पेशेंट सुबह 8 बजे उठ रहा है और 10 साढ़े 10 बजे तक उसमें बहुत ज्यादा ताकत नहीं थी, पर 12 से 3 बजे पेशेंट काफी एक्टिव है। तो वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिसमें ज्यादा दिमाग लगता है, ज्यादा फिजिकल वर्क करना होता है, वो एक्टिविटीज 12 से 3 बजे तक के बीच की जा सकती हैं। फिर हो सकता है कि 3 बजे पेशेंट लंच करने के बाद थोड़ा ढीला पड़ जाए, 5-6 बजे तक उसमें ताकत ना रहे, फिर 6 बजे से 9 बजे तक अगर वो एक्टिव है तो इस समय वो अपनी कुछ और फिजिकल एक्टिविटीज कर सकता है। जैसे उसको वॉक पे जाना है, एक्सरसाइज करनी है, जिम जाना है, या मार्केट जाना है, या घर के काम करने हैं, तो वो इस 6 से 9 के टाइम स्लॉट में किया जा सकता है। तो इस तरह से पेशेंट ज्यादा एनर्जी वाले काम ऐसे टाइम पर करे जहां पेशेंट ज्यादा एक्टिव महसूस करता है। तो वहीं जब पेशेंट थोड़ा ढीला, थोड़ा सुस्त महसूस कर रहा है, तो उस समय उसको थोड़े कम मेंटल और कम फिजिकल एक्टिविटी वाले काम करने चाहिए। जैसे एंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज हो गई, ये जो मैंने हॉबी की जैसे कलरिंग और म्यूजिक वाली एक्टिविटीज बताई, ये सब कर ली। थोड़ा रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कर ली, किसी से घर पे या आसपास किसी से छोटी मोटी गप्पे लगा ली, बात कर ली, यूट्यूब पे कोई एंटरटेनमेंट की वीडियो देखते हैं वो सब देख लिया। तो ये सब एक्टिविटीज करने से अच्छा भी लगेगा और बहुत ज्यादा मेंटल लोड भी नहीं आएगा।
फिर एक नेक्स्ट फैक्टर आता है कि ऐसी एक्टिविटीज चुननी होंगी जिनसे अचीवमेंट की, अकम्प्लिशमेंट की सेंस या फीलिंग आए। मतलब किसी काम को पूरा करना जरूरी है। ऐसा काम चुनने से बचें जिसको कि आपको पूरा करने में ही मुश्किलें हों। कोई छोटा सा काम भी अगर आप उसे पूरा कर लेते हैं तो उसे करने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पॉजिटिविटी महसूस होगी, आपके एनर्जी और मोटिवेशन लेवल्स बढ़ेंगे, और इससे आपके अंदर जो वर्थलेसनेस की फीलिंग है कि मैं किसी लायक नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे बस की कुछ नहीं हो रही, इस तरह के जो विचार हैं उनको दूर करने में भी मदद मिलेगी। तो ऐसी एक्टिविटीज आपको चुननी है जिनको कि आपको पक्का पता है कि आप ये पूरा कर सकते हैं। मतलब ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज होंगी जिसमें बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, क्योंकि 15-20 मिनट की एक्टिविटी को पूरा करना आसान है। घंटे 2 घंटे के काम को पूरा करने में मुश्किलें आ सकती हैं। तो ऐसे में आप छोटी एक्टिविटीज पर ज्यादा फोकस करें। या इसको दूसरे तरह से अगर कहें तो किसी भी एक्टिविटी को जो कि 2 घंटा भी डिमांड करती है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लें। उस 2 घंटे के काम को 20-20 मिनट के छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स में आप उसको शेड्यूल कर लें। तो 20 मिनट आपने वो काम किया, उसके बाद 10 मिनट का रेस्ट कर लो, थोड़ी बहुत कुछ लाइट एक्टिविटी कर लो जिससे आपको थोड़ा तरोताजगी महसूस हो। फिर इससे आपके अंदर एक मोमेंटम आएगा, आपको जोश आएगा। फिर अगले 20 मिनट दो, 20 मिनट या आधा घंटा दे सकते हो इस बार। फिर से दोबारा 10-15 मिनट का गैप ले लो, फिर से आप 20-25 मिनट काम करो। इस तरह से 2-2.5 घंटे के अंदर आप छोटे छोटे ब्रेक्स लेकर आप उस काम को पूरा भी कर सकते हो। आपको काम पूरा करने से कॉन्फिडेंस भी आएगा, और बीच बीच में जो आपने रेस्ट लिया होगा, थोड़ा कुछ और छोटी मोटी एक्टिविटीज की होंगी, वो करने से भी आपको मजा आएगा, और आपको उन एक्टिविटीज को पूरा करने से भी एक अचीवमेंट की सेंस फील होगी। तो दोनों तरीके से आप अचीवमेंट की सेंस को अपना बढ़ा सकते हो। और यहां पर ध्यान दें कि आपको बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज करने में भी अचीवमेंट की सेंस आनी चाहिए, क्योंकि ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगी। आपको थोड़ी देर के लिए भी अगर ये जोश दे देंगी तो पूरे दिन में आप ऐसा पाएंगे कि ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज करने से भी आपको कॉन्फिडेंस भी आया है, खुद का इलाज आप कर सकते हो, इस पर आपका भरोसा भी जगेगा, और ओवरऑल आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ऐसी एक्टिविटीज की जाएं जो एक्सेसिबल हो, जो करना आपके लिए संभव हो, और जिसके लिए आपके पास साधन हो, रिसोर्सेज हो। अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, या जिसके लिए आपको बहुत खर्चा उठाना पड़ता है, या जिसके लिए बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है, किसी ऐसे व्यक्ति पर जिस पर आप डिपेंड करते हो पर वो व्यक्ति अवेलेबल नहीं है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं, तो ये सारे आपके लिए बैरियर का काम कर सकते हैं, जिस वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन होगी। तो इस तरह की एक्टिविटीज को सही तरह से प्लान करें, या अगर कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें बैरियर ज्यादा है तो उसको अवॉइड करें। कुछ ऐसे प्रायोरिटाइज करें अपने टाइम को, एक्टिविटीज को, जहां आपको दूसरों पर बहुत डिपेंड ना रहना पड़े, बहुत ज्यादा खर्चा भी ना आए। जैसे अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है तो आपको लगेगा कि मुझे गाड़ी चलाकर जाना पड़ेगा। गाड़ी चलाने के लिए आपको काफ़ी अटेंशन, कंसंट्रेशन बनानी पड़ेगी, काफ़ी अलर्टनेस चाहिए, उसके लिए आपका मूड, एनर्जी लेवल भी ठीक होना चाहिए। तो इसकी बजाय बेहतर होगा कि आप एक कैब कर लें, आप मेट्रो से चले जाएं। सस्ता भी पड़ेगा और ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लेना, बहुत जिम्मेदारी भी आप पर नहीं आएगी। फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिनके लिए आपको सजेस्ट किया गया है कि ये कर लो। मान लीजिए कोई जॉब करता है, बिजनेस करता है, तो उसको कोई ऐसी एक्टिविटी ले ली उसने जिसके लिए उसको 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर ट्रैवल करना है, टाइम भी बहुत लगेगा, मेहनत भी लगेगी। इसकी बजाय बेहतर होगा कि आप कुछ ऐसा काम करें जो या तो आप घर से ही कर लें, कोई ऑनलाइन काम हो, या जिसके लिए बहुत लंबा ट्रैवल ना करना पड़े। कुछ ऐसे ऑनलाइन टूल्स यूज करें, एप्स यूज करें, जिनकी मदद से आप काफी सारे काम आसान कर सकते हो अपने। कुछ अगर आपको सीखना है तो बजाय कोई कुकिंग क्लासेस के या आर्ट क्लासेस ज्वाइन करने के, आप उसको यूट्यूब से ऑनलाइन भी सीख सकते हो। कोई फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं, योगा है, जिसके लिए आपको लगता है कि आपको कहीं दूर जाना पड़ेगा, रोज़ बहुत मेहनत करके अपने डेली जो भी आपके ड्यूटीज़ हैं, शेड्यूल है, उसमें से आपको टाइम निकालना पड़ेगा, तो बेहतर होगा आप यूट्यूब की मदद लें, कोई ऑनलाइन ऐप्स होंगी उनकी मदद लें। करें ज़रूर, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करें जिससे कि आपको थोड़ा एनर्जी मिले, आपका मोटिवेशन बढ़े, पर उसमें थोड़ा ईजी तरीके से कर पाएँ, कुछ ऐसा चुनाव करें एक्टिविटीज़ का। फिर एक फैक्टर आता है कि आपको ट्रिगर्स को अवॉइड करना सीखना पड़ेगा, ऐसे ट्रिगर्स जो कि आपके मन को उदास करते हैं और आपका कॉन्फिडेंस गिराते हैं। कुछ ऐसे माहौल, कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जो आपकी एंग्जाइटी और डिप्रेशन को बढ़ा देती हैं। जैसे कोई ऐसी जगह जहां पर बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, जहां पर आपको किसी क्राउड का, किसी भीड़ का हिस्सा बनना पड़ रहा है, या आपको कहीं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, या उन लोगों के बीच रहना पड़ रहा है जिनकी वजह से आपको डिप्रेशन हुआ, या जो आपको बहुत ताने देते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। ऐसे लोगों की कंपनी को या ऐसी जगहों को अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको तनाव देंगे और इससे आपके डिप्रेशन के सिम्टम्स ट्रिगर हो सकते हैं। ये नहीं कहना नहीं, ये तो सब लाइफ का पार्ट होता है, आसपास की दुनिया में स्ट्रेस तो सभी झेलते हैं, सभी लोग थोड़े डिफिकल्ट लोगों के साथ रहते हैं, तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई। इस तरह के एक्सक्यूजेज में नहीं पड़ना, इस तरह के अपने को रीजंस नहीं देने। आपको डिप्रेशन है तो आपको अपने डिप्रेशन के हिसाब से लोगों का, सिचुएशंस का चुनाव करना है। जिन्हें डिप्रेशन नहीं है उनके लिए बातें एप्लीकेबल होंगी, पर आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको ऐसी एक्टिविटीज अवॉइड करनी है जिससे कि आपका डिप्रेशन ट्रिगर हो, और जो थोड़ी लो स्टिमुलेशन वाली सेटिंग्स हैं उनका ही चुनाव करें, जहां आप थोड़ा सा अकेला भी रह पाएं, थोड़ी सूदिंग, थोड़ी कामिंग सिचुएशंस हो, जहां आप रिलैक्स कर पाएं, जहां आपको अपने काम को पूरा करने का पूरा समय मिले, टाइम मिले।
जहाँ आपके ऊपर दूसरे लोग बहुत ज़्यादा नज़र ना रखते हों, टोका-टाकी ना करते हों, आपकी परफ़ॉर्मेंस को हर पहलू पर, हर स्टेप पर इवैल्यूएट ना किया जाए, उसको तौला ना जाए, उसके ऊपर कोई कमेंट देने वाला मौजूद ना हो। काम किया जाए, परफ़ॉर्मेंस दी जाए, जॉब, बिज़नेस जो भी करते हैं करें, पर कोई ऐसे इंसान आपके आस-पास ना हो, जो कि हर वक़्त आपके ऊपर नज़र बनाए रखते हैं। साथ ही कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ एक्टिविटीज़ अगर आप ज़्यादा देर तक करते हो, तो वो भी आपको बड़ा डिप्रेस फ़ील करा सकती हैं। इसीलिए कोशिश करें कि किसी एक्टिविटी को अगर आप थोड़ा भी कर लें, तो भी बहुत है और बाकी का एक्टिविटी छोड़ दें। जैसे स्टूडेंट्स जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आधा घंटा पढ़ के भी काफ़ी है और अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहे, उसके मुकाबले अगर आप आधा पौना घंटा भी पढ़ लेते हैं पूरे दिन में या सुबह के टाइम या शाम के टाइम, तो भी काफ़ी है। तो ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा देर तक बैठने की, किताब के सामने लगे रहने की ज़रूरत नहीं है। धीरे-धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, धीरे-धीरे ही आप ज़्यादा पढ़ने के लायक बनोगे। फिर नेक्स्ट फैक्टर आता है कि आप ऐसी एक्टिविटीज़ का चुनाव करें, जिनसे आपको थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स मिलें। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिन पर रिसर्च हुआ है और रिसर्च ने प्रूव किया है कि ऐसा करने से आपका डिप्रेशन दूर जाएगा, आपका मूड अच्छा होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे कि आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करें, 15 से 20 मिनट या आधा घंटे की फिजिकल एक्सरसाइज जैसे कि वॉक कर लिया, हफ्ते में 3-4 बार भी अगर ऐसा कर लेते हैं तो इससे आपके बॉडी के कई सारे हैप्पी केमिकल्स रिलीज होते हैं जैसे कि सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, और इससे आपका मूड अच्छा होता है, डिप्रेशन कम होता है, इससे कॉर्टिसोल के लेवल्स गिरते हैं। कॉर्टिसोल मतलब जो स्ट्रेस का हार्मोन है। फिर आपको मेडिटेशन और माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस करनी है, क्योंकि रिसर्च बताता है कि माइंडफुलनेस से रूमिनेटिव थिंकिंग मतलब डिप्रेसिव थिंकिंग को कम करने में मदद मिलती है और ये काफ़ी रिलैक्सेशन में भी हेल्प करती है, आपके एंग्जाइटी लेवल्स भी कम होते हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे कि आप क्रिएटिव फील करते हो, क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करते हो, इनसे भी आपके डिप्रेशन के लेवल्स कम होते हैं, क्योंकि इससे आप खुद को एक्सप्रेस करोगे, अपने इमोशंस को रिलीज़ करोगे, तो ऐसे में आपको हल्का महसूस होगा और डिप्रेशन दूर भागने में आसानी होगी। नेक्स्ट फैक्टर आता है फ्लेक्सिबिलिटी और चॉइस, मतलब आपकी खुद की चॉइस हो, आपने अपने हिसाब से चुनाव किया हो, किसी दूसरे ने आप पर ना थोपा हो ये टास्क, और साथ ही आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी हो, आप अलग-अलग एक्टिविटीज़ का चुनाव कर पाओ, किसी एक या 2 एक्टिविटीज़ पर ही ज़्यादा डिपेंड ना करो। क्योंकि डिप्रेशन में डिसीजन मेकिंग काफ़ी मुश्किल हो जाती है। पेशेंट अक्सर सोचता है कि दूसरा ही बता दे कि मुझे क्या करना है या क्या नहीं। या तो कोई डॉक्टर बता दे, थेरेपिस्ट बता दे या कोई घर का व्यक्ति बता दे, कोई जान-पहचान का दोस्त मित्र से पूछेंगे। ऐसे में आप कई एक्टिविटीज़ शुरू तो कर लोगे पर उनमें बहुत एन्जॉय नहीं करोगे और उनको पूरा भी नहीं कर पाओगे, कंसिस्टेंसी नहीं रख पाओगे। तो इसलिए बेहतर होगा कि अपने मन की एक्टिविटीज़ करें और उनको बदलने में भी थोड़े फ्लेक्सिबल रहें। एक ही टाइप की एक्टिविटी में उलझे रहोगे तो प्रेशर बनेगा और फिर उसको ज़्यादा कर भी नहीं पाओगे। तो हो सकता है कि आप कुछ एक्टिविटी शेड्यूल कर रहे हैं, तो ऐसे में कुछ और ऑप्शंस भी रखें कि अच्छा अगर मैं 1 बजे किताब नहीं पढ़ता तो फिर मुझे कुछ और एक्टिविटी कर लेनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको कुछ राइटिंग का टास्क कर लेना चाहिए, कुछ लिख लो, अपने मन में विचार आते हैं उनके बारे में लिख लो, कुछ कविता या कुछ कहानी लिखने का शौक है वो लिख सकते हो। तो एक ही टाइम स्लॉट में आप 2-3 अलग-अलग ऑप्शंस रख सकते हो ताकि अगर एक को करने का किसी दिन मन ना हो तो दूसरा कर पाओ। फिर इसमें आप थोड़ी और एडजस्टमेंट्स कर सकते हो अगर आप अपने टास्क फॉलो नहीं कर पा रहे। मतलब हो सकता है कि आपको लगे कि अच्छा मुझे 1 बजे से 2 बजे तक कोई काम करना है। 1 से 2 तक नहीं हो पा रहा तो 1:30 बजे तक ही कर लो। 1:30 बजे से 2 बजे तक कुछ और कर लो, रिलैक्स कर लो, आराम कर लो, घूम फिर लो, गप्पे मार लो, टीवी देख लो, थोड़ा सोशल मीडिया चला लो। तो ज़रूरी नहीं है कि डेली आपको 1 से 2 एक ही पर्टिकुलर काम करने हैं। और यहाँ ध्यान रखना है कि अगर कभी आप कोई एक्टिविटी नहीं कर पाते या किसी दिन थोड़ा बहुत ही कर पाते हैं, पूरा भी नहीं कर पाते किसी एक्टिविटी को, तो आपको गिल्ट फ़ील नहीं करना। आपको ये महसूस नहीं करना कि मैं ये भी नहीं कर पाया, मैं तो इतने छोटे से काम भी नहीं कर पाता या कर पाती। मेरे थेरेपिस्ट मुझसे ये उम्मीद करते हैं, मेरे घरवाले मुझसे ये उम्मीद करते हैं, मैं उनके उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा या खरा नहीं उतर पा रही। तो इस तरह के आपको बोझ तले नहीं दबना जब भी आप कोई टास्क अगर पूरा ना कर पाएँ। इसीलिए फ्लेक्सिबल रहना है और छोटे-मोटे वेरिएशंस आते रहेंगे, उनको एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट और लास्ट फैक्टर आता है कि एक्टिविटीज़ का चुनाव या एक्टिविटीज़ में कंसिस्टेंसी अगर आप नहीं ला पा रहे हैं, तो आप एक थेरेपिस्ट की गाइडेंस में अपने को इम्प्रूव करें। ये सारी सेल्फ हेल्प जो एक्टिविटीज़ या जो टास्क मैं आपको बता रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ, खुद कर सकते हो, बहुत बढ़िया, नहीं कर सकते तो थेरेपिस्ट से मिलो। हालाँकि हो सकता है कि ये एक्टिविटीज़ आप थोड़ा बहुत खुद प्लान कर भी पाओ, पर फिर भी हो सकता है आपका डिप्रेशन दूर नहीं जा रहा, तो उस केस में भी आपको अपने बाकी के लक्षणों को दूर करने के लिए थेरेपिस्ट से मिलना पड़ सकता है। तो अगर ज़रूरी हो, थेरेपिस्ट के साथ मिलें, उनके साथ अपनी कुछ एक्टिविटीज़ सेट करें, अपने डिप्रेशन के जो भी सिम्पटम्स हैं, उनको टारगेट करने के लिए अलग-अलग तरीके से कुछ एक्टिविटीज़ बनाएँ और जो भी दूसरी कुछ कॉग्निटिव एक्सरसाइज़ होती हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में, उनको भी सीखें, समझें, उनको प्रैक्टिस में लाएँ। धीरे-धीरे आप थेरेपिस्ट की गाइडेंस में अपने को बेहतर बना सकते हैं। इस तरह की जो एक्टिविटी शेड्यूलिंग होती है वो बिहेवियरल एक्टिवेशन थेरेपी का पार्ट होता है। थेरेपी का फ़ायदा एक ये भी होगा कि आप थेरेपी से रिलेटेड जो गोल्स होते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल टाइम बाउंड जो गोल्स होते हैं, उनको
सेट करने में और उनको अचीव करने में आपको मदद मिलेगी अगर आप थेरेपिस्ट के साथ अपने को चेंज करने पर फोकस करोगे। अगर डिप्रेशन के सिम्पटम्स कभी बढ़ जाते हैं, तो आपको थेरेपिस्ट की गाइडेंस में अपनी एक्टिविटीज़ को चेंज करने में मदद मिलेगी। नए तरीके से आप अपने लाइफ़स्टाइल को, रूटीन को मॉडिफ़ाई कर सकते हो। क्योंकि डिप्रेशन में एक पेशेंट काफ़ी रिजिड हो जाता है, तो हो सकता है कि उस रिजिडिटी की वजह से, उदासीनता की वजह से वो अपने एक्टिविटीज़ को चेंज ना कर पाए, उसे समझ ना आ पाए कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं। वो अपने फेलियर से, अपने गिल्ट की फीलिंग से डील कर रहा है, जिस वजह से उसके अंदर ताकत ही नहीं आएगी कि अगर मुझसे एक एक्टिविटी नहीं हुई तो दूसरी क्या और कैसे करनी है, वो समझ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए थेरेपिस्ट की गाइडेंस में पेशेंट ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा कन्वीनियंस के साथ इम्प्रूव कर सकता है। तो ऐसे कई अलग-अलग मैनर में, कई अलग-अलग तरीकों से पेशेंट्स अपनी एक्टिविटीज़ को सेट कर सकते हैं और ये जो पूरी वीडियो में मैंने आपको 13 अलग-अलग तरीके बताए, या ये कहें कि 13 अलग फैक्टर्स बताए जिनसे कि आप अपनी एक्टिविटीज़ को शेड्यूल करें, इनका ध्यान में रखना ज़रूरी है। जितना आप खुद कर सकते हैं बहुत बढ़िया, नहीं तो आप थेरेपिस्ट को कॉन्टैक्ट करें। इस तरह की और जानकारी आगे की वीडियोज़ में देता रहूँगा। चैनल के साथ बने रहें। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।